हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम क्या करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम पढ़ेंगे पद्य पाठ। ठीक है, इससे पहले हमने 4 क्लासेस जो ली थी वो गद्य से रिलेटेड थी, तो गद्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पद्य पाठ। तो पद्य में क्या समझना है, सबसे पहले आप अगर पद्य का विकास समझ लोगे तो उसके साथ काफ़ी चीज़ें आपके अंदर आने लग जाएंगी। वो क्या होंगी कि पद्य में कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो पद्य बनता है। तो उसके लिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पद्य के कुछ की फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो हमको आगे आने वाले टाइम में समझने के लिए चाहिए होंगे, जिनको हम अभी ही समझ लेंगे कि भाई महाकाव्य क्या होता है, खंड काव्य क्या होता है, ये छंद क्या होते हैं, एक कविता और एक संगीत में क्या अंतर होता है। तो ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। देन हम नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि अच्छा पद्य का जो काल था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद उनके कालों को समझेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम क्या समझने वाले हैं, सबसे पहले हम हिंदी काव्य को समझेंगे और उस हिंदी काव्य में यानी कि पद्य को ही हम काव्य भी कहते हैं। तो हिंदी काव्य में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जुड़ती हैं, कब वो एक काव्य के तौर पर दिखता है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम भूमिका देखेंगे कि क्या एक भूमिका बनती है जब हमको एक पद्य पढ़ना होता है, तो उसमें ऐसे कौन कौन सी चीज़ें डलती हैं जिसकी वजह से वो पद्य बनते जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पद्य होता क्या है, या जिसे हम काव्य भी कहते हैं। तो पद्य काव्य बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो काव्य उस छंदोबद्ध या लयात्मक साहित्यिक रचना को कहते हैं जो श्रोता या पाठक के मन में भावात्मक आनंद की सृष्टि करता है। छंदोबद्ध होता है, लयात्मक होता है, यानी उसमें छंद भी होते हैं, साथ ही साथ जब हम उसे गाते हैं तो एक लय के तौर पर वो निकलता है। और श्रोता के लिए जो पाठक होते हैं वो इन चीज़ों को सुनते हैं तो उनको क्या लगता है, उनको आनंद की अनुभूति होती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। अब काव्य के बारे में क्या है, कुछ 2 तत्व होते हैं। एक होते हैं हमारे कुछ, अब कविता में कुछ क्या होते हैं, या तो अब कविता भी आ सकता है नाम, आपको काव्य भी मिल सकता है, आपको पद्य भी मिल सकता है। तो कंफ्यूज मत होना, ये सारी चीज़ें हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, हमारे काव्य के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो कविता में हमारे पास कुछ बाह्य तत्व होते हैं, यानी बाहर के फैक्टर्स होते हैं, और कुछ आंतरिक तत्व होते हैं। बाह्य से आपको कैसे दिखेगा कि हाँ भाई ये क्या है, एक काव्य है या एक पद्य है, वो कैसे पता चलेगा। आप उसमें क्या देखते हो, आप उसमें देखते हो कुछ तत्व, जैसे कि इनको हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे लय। अगर आप किसी चीज़ को गा गा के बोल रहे हो, उसमें लय आ रही है, तो वो बिल्कुल एक पद्य का पार्ट होगा। तुक होते हैं, यानी कि राइमिंग वर्ड्स जैसा कुछ होता है, बिल्कुल होता है। छंद होते हैं, इसलिए छंदोबद्ध होता है, तो बिल्कुल छंद, दोहा, चौपाई या सोठा, रोला, इस तरह से कुछ दिखेगा। भाषा और अलंकार, भाषा भी उसमें उसी तरह की यूज हो रही होगी और अलंकारों का प्रयोग हो रहा होगा। इस तरह से हमको बाहर के फैक्टर्स देख के, मतलब एक देखकर हम उसको पहचान लेंगे कि हाँ ये क्या है, एक काव्य है। और आंतरिक तत्व क्या होते हैं, आंतरिक तत्व में आपको दिखेगा व्यापकता, यानी कम शब्दों में आप उसको डिटेल में बता रहे होंगे, व्यापकता होगी। सौंदर्य बोध होगा, यानी कि उसमें आप किसी चीज के बारे में उसका ग्रूमिंग करके बता रहे होंगे, किसी चीज को आप अच्छे से बयां करके बता रहे होंगे। कल्पनाशीलता होगी, आपके मन में इसमें जो चीजें मिलेंगी वो आपको कल्पना वाली मिलेंगी कि हाँ, जैसे आप नदी का किसी मनुष्य के जीवन से उसको रिलेट करके बता रहे हो, तो कल्पना वाला भी हो सकता है। और इस तरह के आंतरिक तत्व होंगे। अब ये आंतरिक तत्व आपको देखने को नहीं मिलेंगे, आप जब उसे पढ़ोगे तो पढ़ के आपको फील आएगा कि हाँ इसमें इस तरह का भाव दिखा रहे हैं। तो वो देख के नहीं पता चला, जब आपने उसको पढ़ा, उसको पढ़ के जब आपने रियलाइज किया, तब आपको उसका भाव समझ में आया। तो ये आंतरिक तत्व होंगे। बाह्य तत्व आप बाहर से देख के ही समझ जाओगे ये क्या है, एक काव्य है। अब इसी के साथ क्या है, कविता और संगीत, इन दोनों में अंतर पूछा जा सकता है कि कविता और संगीत क्या है। अब हमको दोनों चीजें सेम लगती हैं, है ना, कि कविता भी हम गा के बोल रहे हैं, संगीत भी हम बोल रहे हैं, मतलब संगीत में भी हमको गा के ही बोलते हैं। बट कविता जो आप बोलते हो तो उसमें कुछ अर्थ होता है ना। जब बच्चों को कविता सिखाते हैं तो उसमें कुछ अर्थ होता है, लेकिन जो हम संगीत गाते हैं उसमें अर्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारा आनंद इंपॉर्टेंट होता है। हमको उससे अच्छा लगता है, हम उसके अर्थ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। अब जैसे गाने गाते हैं हम, तो गाने गाते हैं वो चाहे फिर शास्त्रीय संगीत हो या फिर हमारा लोक संगीत हो, आप कोई भी संगीत लो,
जब आप गाना गाते हो तो आपको गाना गा के अच्छा लगता है, आप वहां पे बैठ के उसके अर्थ को नहीं समझते हो कि यार इसमें अर्थ क्या होगा, इसमें क्या अर्थ नहीं है, आप बस सिर्फ अपने आनंद के लिए गाते हो। तो यही इसके बीच में डिफरेंस है कि कविता जो होता है वो क्या होता है, छंद से बंधा हुआ होता है, लेकिन जो संगीत होता है वो छंद से बंधा हुआ नहीं होता है, जिसको आप संगीत, गीत कुछ भी कह सकते हो। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एक एक मार्क्स में, जिसमें आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा सकता है कि भाई कविता और संगीत में क्या अंतर होता है। तो कविता क्या होता है, एक छंदबद्ध रचना होती है, मतलब उसमें छंद होता है। काव्य में मूल अर्थ क्या होता है, इसका जो मूल अर्थ होता है वो है आनंद तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको अर्थ भी आना चाहिए, मतलब आप जब कविता पढ़ रहे हो तो उसमें कोई ना कोई अर्थ निकलता होगा, ऐसी अनुभूति होगी। बट संगीत यानी कि कविता, या जिसको आप काव्य भी कह सकते हो, तो संगीत में आप काव्य से क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है, यानी कविता, काव्य, पद्य कुछ भी दे दे, आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। कविता या काव्य से अलग होता है। संगीत क्यों अलग होता है, क्योंकि संगीत का आनंद मूलतः नाद का आनंद। नाद का आनंद क्या होता है, नाद का आनंद मतलब कि जब आप किसी गाने को सुन रहे हो तो आप उसमें क्या फील करते हो, आप उसमें उसके लिरिक्स फील करते हो, आप लिरिक्स से ज़्यादा उसके म्यूज़िक को फील करते हो, उसमें जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं, जो उसके साथ बाकी चीज़ें बज रही है, ढोल ढमाके बज रहे हैं, आप उन सब पे ज़्यादा फोकस करते हो, आपको वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अर्थ मतलब उसके लिरिक्स तो देखते ही हो, लेकिन लिरिक्स के साथ साथ आप क्या करते हो, आप उसके साथ जो बाकी की चीज़ें हैं, जो म्यूज़िक बज रहा है, जो बाकी की चीज़ें हो रही हैं, वो आप करते हो। यानी कविता में आप ज़रूरी नहीं है उसको म्यूज़िक के साथ बोलो, आप बस उसको लय के साथ बोलते हो, लेकिन संगीत हमको म्यूज़िक के साथ और बाकी वाद्य यंत्रों के साथ सुनना अच्छा लगता है। वहाँ पे हम उसके अर्थ की मतलब प्रधानता नहीं देते हैं, वहाँ सिर्फ हमको क्या होता है, नाद का आनंद, यानी कि जो भी वहाँ पे जो बज रहे हैं पीछे से, जो भी ढोल धमाके नगाड़े जो भी बज रहा है, उसका हम इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कविता और संगीत। नेक्स्ट हम क्या समझते हैं, नेक्स्ट है सादृश्य विधान। अब ये क्या होता है, ये छोटे छोटे से नाम हैं जो आपके काव्य के लिए जरूरी होते हैं। अब सादृश्य विधान क्या होता है, सादृश्य विधान जैसे हम बोलते हैं ना कि चंद्रमा सा मुख, है ना, तो मुख के बारे में बोल रहे हैं कि मुख कैसा है, चंद्रमा के जैसा है। तो इस तरह से हम अपने कुछ कुछ कविताओं में, कुछ कुछ पद्यों में, कुछ कुछ काव्य में हम इस तरह की चीजें जोड़ते हैं। तो कविता भाव प्रदान होती है, बिल्कुल भाव होता है, उसमें इमोशंस होते हैं। अपने भावों को पाठकों के हृदय तक पहुंचाने के लिए कवि वर्ण्य विषयों, यानी कि जो भी विषय उनके पास दिया हुआ है, जिसको वो वर्ण्य करना चाहते हैं, जिसको वो बयां करना चाहते हैं, का सदृश अन्य वस्तु व्यापार प्रस्तुत करता है। वस्तु व्यापार यानी कि जो आप फील कर रहे हो, आपके मन में कोई चीज है, आप उसको बहुत अच्छे से दिखाना चाहते हो। जैसे आप चंद्रमा सा मुख कहना चाहते हो, यानी आप जिसके सामने वाले के लिए बात कर रहे हो उसके मुख की बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहते हो, आपको लगता है कि उसका मुख बहुत ही अच्छा है, बहुत ही तेज है उसमें। अब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो आप क्या करते हो, कुछ ऐसे शब्द डाल देते हो जिससे आपका जो मुख है उसके लिए आप ज्यादा कुछ ना बोलते हुए आप एक ऐसा शब्द डाल दिया चंद्रमा सा, तो सामने वाला पढ़ते ही बोलेगा चंद्रमा, यानी चंद्रमा तो कितना चमकता है रात में, तो वैसा इसका मुख है। तो सामने वाले की तरफ हमारा काम चला गया कि हम जो बोलना चाहते हैं उसने एक शब्द से ही उस चीज को समझ लिया कि हमारे अंदर का इमोशन क्या है, हम मुख को कैसा दिखा रहे हैं। तो ये होते हैं सादृश्य विधान, जिसमें आप अपने हृदय की कोई बात जो है उसको आप किसी दूसरे वस्तु व्यापार यानी और किसी चीज से उसको रिलेट करके बता देते हो, ये होता है हमारा सादृश्य विधान। ऐसे ही जैसे चंद्र सा मुख या फिर सिंह के समान वीर, तो यहाँ पे सिंह के समान यानी शेर की तरह थोड़ी बोल रहे हैं, यहाँ पे जो वीर है उसके बारे में बोल रहे हैं कि जैसे शेर जो होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वैसे हम वीर जो हैं, जो महान हैं, योद्धा हैं, उनके लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति को हम वीर कह रहे हैं उसकी पावर हम कैसे दिखा रहे हैं, एक लायन जैसे दिखा रहे हैं। तो ये क्या है, हम सदृश्य विधान। जैसे आपने गाना देखा होगा, ये चांद सा रोशन चेहरा, तो चेहरा कैसा, चांद के जैसा रोशन, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें। अब आंखें हैं वो उसको कैसे बोल रहे हैं कि उसकी आंखें जो है वो इतनी प्यारी हैं कि झील जैसी हैं, कि जैसे उनकी आंखों में ही डूब जाओ, उनकी आंखें देखते ही रहो, ऐसी ही उसकी आंखें हैं। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, अपने कुछ ऐसे शब्द डाल के हमारे जो हृदय की जो बात होती है उसको पाठकों तक बहुत इजीली पहुंचा देते हैं। अब अगर मान लो किसी को आंखों को बयां करना हो तो क्या बोलेगा, उसकी आंखें बहुत अच्छी हैं, उसकी आंखों में बहुत चमक लगती है, ये लगता है, वो लगता है। अब आप उसमें 4-5 लाइनें बोल दो, इससे अच्छा आपने एक शब्द डाल दिया झील सी आंखें, तो सामने वाले को लग जाएगा भाई इसकी आंखें तो ऐसे कह रहे हैं कि इतनी प्यारी हैं कि उसमें डूब ही जाओ, ऐसी वाली है ना। तो ये होता है सादृश्य विधान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति क्या होता है भाई, शब्द शक्ति जब आपके पास कोई पद्य का
पार्ट आ जाएगा। आपको जब उसे पढ़ते हो तो उसको पढ़ते समय क्या होता है, शब्द शक्ति, यानी कि एक शब्द होता है उसके अंदर कुछ शक्ति होती है। कैसी शक्ति होती है, उस शब्द में कुछ अर्थ होता है, तभी हम उसको शब्द बोलते हैं, वरना उसको हम शब्द नहीं बोलते हैं। अब आपने जो वो शब्द यूज किया है तो उसके अंदर एक शक्ति होती है जिसमें उसके कुछ अलग अर्थ होते हैं। तो इस तरह से यानी शब्दों के अंदर जो शक्ति होती है, यानी जिस शब्द से हमको अर्थ पता चलता है, उसको हम कहते हैं शब्द शक्ति। अब हम नॉर्मल जब हम गद्य की बात करते थे तब हमारे पास पूरा एक वाक्य होता था, पूरा एक पैराग्राफ होता था, हम उसको इजीली बोल के पढ़ के बता देते थे कि हम इसको क्या कहना चाहते हैं। जो चीज लिखते थे उसका एक ही अर्थ होता था, उसको एक ही तरह से कन्वे करते थे। बट पद्य में क्या होता है, पद्य में हमारे पास बहुत लिमिटेड चीज होती है और उसका भी कुछ कुछ अर्थ निकलता रहता है। तो इस तरह से शब्द शक्ति जो है वो क्या होती है, उसको समझो कि शब्द शक्ति जो है शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति होती है, यानी इसमें हमको अर्थ का पता चलता है कि ये शब्द कैसा अर्थ है। ठीक है, अब इसको भी क्या किया गया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया ताकि एक शब्द के अंदर अलग अलग तरह की शक्ति हो सकती है। वो कौन कौन सी है, पहली है अभिधा, दूसरी है लक्षणा और तीसरी है व्यंजना। ठीक है, इसको आप व्यंजना को ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसे, दोनों ही ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो अभिधा क्या होता है उसको समझो। अभिधा में क्या होता है, शब्द की जिस शक्ति में आप जो शब्द लिख रहे हो ना, उस शब्द का एक ही अर्थ निकल रहा हो, मतलब जो आप बोल रहे हो उसका वही अर्थ निकलता हो, वो होता है हमारा अभिधा। कि शब्द की जिस शक्ति से उसके प्रसिद्ध अर्थ का, जो भी आपने शब्द लिखा है उसका मेन अर्थ दिखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिधा शक्ति कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, उदाहरण दे रखा है राम घर जा रहा है। ठीक है, तो राम घर जा रहा है, क्या यहां से हमको कोई दूसरा अर्थ समझ में आ रहा है, या सिंपल दिख रहा है कि भाई राम घर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ कोई चीज हमको ऐसी नहीं लग रही है कि भाई इसमें कुछ अलग चीज है, या भाई राम है तो राम का कुछ और भी चीज हो सकती है, राम का कुछ और भी अर्थ हो सकता है। राम का अर्थ राम ही होता है, राम का दूसरा कोई अर्थ नहीं होता है। तो जहां पर जिस शब्द से आपको एक ही अर्थ निकलता दिखे वो होती है हमारी अभिधा शक्ति। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं लक्षणा। अब लक्षणा क्या होगा, लक्षण यानी आपको किसी भी शब्द में किसी दूसरी चीज के लक्षण दिख रहे होंगे। यानी एक शब्द है, अब आप उसमें किसी के लक्षण दिखा सकते हो। बोलते हैं तेरे लक्षण ठीक नहीं है, वैसे वाला लक्षण मतलब तुम्हारा करने वाला जो तरीका है, काम है, उसके बारे में अगर बोलते हैं उसे हम कहते हैं लक्षणा। परिभाषा देखते हैं, जहां शब्दों के मुख्य अर्थ को, मुख्य अर्थ यानी कि जो मेन अर्थ होता है, को बाधित कर परंपरा या लक्षणों के आधार पर, यानी कि आपके किसी लक्षण यानी आपके किसी बिहेव की वजह से, आपके किसी काम करने के तरीके की वजह से अगर आप उसको अन्य अर्थ के साथ ग्रहण करते हो तो उसको हम कहते हैं लक्षणा। आप जिस शब्द के साथ दूसरी चीज रिलेट कर रहे हो, मतलब अब आप उस शब्द का जो अर्थ है उसको आप अपने लक्षण से, जो आपका बिहेव है, जो आपके काम करने का तरीका है, उससे रिलेट कर लेते हो और मेन अर्थ को छोड़ के आप दूसरे अर्थ से संबंध करते हो, उसको हम कहते हैं लक्षणा शक्ति। कैसे, जैसे यहां दे रखा है लड़का शेर है, तो क्या लड़का शेर है, नहीं, यहां पर क्या बोल रहे हैं, लड़का शेर है, यानी कि मेरा जो बेटा है, मेरा जो लड़का है वो शेर के समान क्या है, बहादुर है। बोलते ना मेरा शेर पुत्र, तो मेरा शेर पुत्र क्या, जो आपका पुत्र है वो शेर है क्या, नहीं, आप क्या बोलना चाहते हो, मेरा जो बेटा है वो कैसा है, शेर है। तो इस तरह से आपने शेर जो है दूसरा शब्द है, एक एनिमल है, लेकिन आपने अपने लड़के के लक्षण जो हैं ऐसे दिखाए हैं कि आपने उसको क्या कर दिया, किसी एनिमल से उसको कंपेयर करके बता दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये कि आपने कुछ लिखा हुआ कुछ और है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो कुछ और ही निकल रहा है। यहाँ शेर क्या है, यहाँ शेर एक जानवर है, लेकिन इसका शेर का अर्थ तो क्या है, जानवर है, बट इसके लक्षण के लिए ले रहे हैं कि शेर कैसा लक्षण है, शेर बहादुरी के लिए दिखाता है। तो लड़के के लिए क्या बोल दिया, भाई लड़का जो है वो बहादुर है, तो लड़का बहादुर है ना बोल के क्या बोल दिया, लड़का शेर है। ठीक है, तो लक्षणा इस तरह से होता है। नेक्स्ट देखिए व्यंजना। व्यंजना क्या होता है, व्यंजना में आप जो बोल रहे हो उस बोलने के साथ साथ आपके लिए, मतलब जो भी आप बात बोल रहे हो वो हर बात हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। कैसे, शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति यानी कि फीलिंग्स आए, उसे हम व्यंजना कहते हैं। कैसे, देखो, मुख्य अर्थ यानी कि जो हम सिंपल कह रहे थे अभिधा, है ना, लक्षण मतलब कि लक्ष्य देख रहे थे कि कौन से लक्षण है उसके अंदर, उसके लिए,
उन दोनों से अलग प्रतीति हो, मतलब उन दोनों से अलग फीलिंग आती हो, उसको व्यंजना कहते हैं। देखो कैसे, उदाहरण दे रखा है, सुबह के 7 बज गए। अब यहां पे बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अब आपने क्या करा, आपको सिंपल दिख रहा है कि भाई सुबह के 7 बज गए। अब ये लाइन कोई बोल रहा है तो ये लाइन हर किसी के लिए बिल्कुल अलग अलग अर्थ में होगी। क्यों? क्योंकि सुबह के 7 बजे एक बच्चे के लिए अगर ये बात कहेंगे तो बच्चे के लिए क्या है, ये स्कूल जाने का टाइम है तो उसे उठना पड़ेगा। एक पापा के लिए ऑफिस का टाइम है इसलिए उनको जाना पड़ेगा। एक मम्मी को घर के काम करने इसलिए उनको सुबह के 7 बज गए तो उनको उठना पड़ेगा। अब मान लो किसी की नाइट की ड्यूटी है, अब उस नाइट की ड्यूटी वाले के लिए अगर ऐसा लाइन बोल दिया कि सुबह के 7 बज गए, तो अब उसके लिए क्या हो जाएगा कि अब मुझे ड्यूटी से उतरना है और कहाँ जाना है, घर जाना है। यानी एक वाक्य था, लेकिन इस एक वाक्य में सभी के क्या है, अलग अलग अर्थ है। यानी इसमें मुख्य अर्थ तो है ही, लक्ष्य भी कुछ होगा, लेकिन इन दोनों से भिन्न अर्थ निकाल रहे हैं, मतलब कुछ अलग ही बता रहे हैं, उसको हम कहते हैं व्यंजना। ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति बोल सकते हो आप इसको, व्यंजना शब्द शक्ति बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्यंजना हो चाहे लक्षणा हो चाहे अभिधा हो, आपके पास अगर कोई वाक्य मिलता है तो उसमें एक चीज जरूर होगी, यानी एक शब्द शक्ति तो होगी ही होगी। दूसरी हो नहीं हो वो ठीक है, लेकिन एक शब्द शक्ति होगी। वो कौन सी? वो है अभिधा, यानी मुख्य अर्थ। क्यों? क्योंकि अभी आप जो यहाँ पे बोल रहे हो सुबह के 7 बज गए, तो बिल्कुल 7 बज गए, इसमें मुख्य अर्थ तो दिख ही रहा है कि भाई सुबह 7 बजे। हाँ, बस ये बात जो है सबके लिए अलग अलग तरीके से है, वो बात अलग है, लेकिन सुबह के 7 बज गए ये मुख्य अर्थ निकल रहा है। ऐसे इसे पहले वाला देख लेते हैं। यहां दे रखा है लड़का शेर है, तो लड़का शेर है तो शेर हमको पता है एक जानवर है, लड़का भी हमको पता है, तो मुख्य अर्थ तो पता है, बस उसके लक्षण को हमने अलग से निकाला है। तो किसी भी वाक्य में आपको मुख्य अर्थ तो मिलेगा, यानी कि अभिधा शब्द शक्ति तो होगी ही, उसमें लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति वो उसकी सिचुएशन पर हो सकती है। तो ये क्या है, जब आप किसी वाक्य को बोलोगे या आप किसी पद्य को पढ़ोगे तो उस पद्य को पढ़ते समय, उस काव्य को पढ़ते समय आपको इस तरह से क्या दिख रही होंगी, शब्दों में आपको शक्ति दिख रही होगी। अब ये सारी चीजें आप क्या करोगे, ये सारी चीजें जब आप लिखते हो ना, किसी का काव्य सौंदर्य लिखते हो तो उसमें आप ये चीजें डाल सकते हो कि इसमें ये शब्द शक्ति थी, आप इसको और डिटेल में बता सकते हो। कभी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है तो इसके लिए आपको ये थोड़े थोड़े से छोटे छोटे पॉइंट्स आपको काम आएंगे। तो अगर आपको पता होगा तो आप इसको आराम से अपने आंसर में इसको ऐड करके लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट व्यंजना के बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कविता के सौंदर्य तत्व। जब हम कविता पढ़ते हैं, जब हम काव्य करते हैं तो उसके लिए कुछ क्या होते हैं, सौंदर्य तत्व होते हैं। सौंदर्य मतलब उसको निखारने के लिए कुछ तत्व होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है भाव सौंदर्य, यानी कि आपका इमोशन। नेक्स्ट आता है विचार सौंदर्य, कि आपने किस विचार से उसको लिखा है, तो विचार सौंदर्य। तीसरा आता है नाद सौंदर्य। नाद सौंदर्य अभी भी हमने समझा था, जिसमें आपको आनंद वाली अनुभूति होगी। अगर आपको किसी काव्य में आनंद ही नहीं आएगा तो सब कुछ वेस्ट है, फिर कोई मतलब नहीं है आपको उसको पढ़ने का या बोलने का, तो नाद सौंदर्य होना चाहिए। अब प्रस्तुत योजना का सौंदर्य, ये क्या होता है इसको समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य क्या होता है? प्रेम, करुणा, क्रोध, हर्ष, उत्साह आदि का विभिन्न परिस्थितियों में मर्मस्पर्शी चित्रण ही भाव सौंदर्य कहलाता है। भाव सौंदर्य यानी कि आपके अंदर इमोशन कैसे हैं। तो आपके अंदर इमोशन कैसे हो सकते हैं? कभी आप खुश हो सकते हो, कभी आप दुखी हो सकते हो, कभी आप एक्साइटेड हो सकते हो, कभी आप आश्चर्य हो सकते हो, तो कभी आप शोक के साथ हो सकते हो। तो आपके अंदर बहुत सारे अलग अलग भाव होते हैं। उन भावों को जब आप बिल्कुल बारीकी से किसी तरह से आप उसका चित्रण करके दिखाते हो तो वो होता है हमारा भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य को ही साहित्य शास्त्रियों ने रस कहा है, और रस हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा है ना रस, कि रस क्या होता है? जब हम कोई चीज पढ़ते हैं और उससे हमको किसी फीलिंग की अनुभूति होती है, वो हमारा रस कहलाता है। तो हमने रस पढ़ चुके थे, कौन कौन से पढ़े थे आपको अगर याद हो तो? हमने 11 रस पढ़े थे। 9 रस होते हैं और बाकी के 2 रस उसमें बाद में ऐड किए गए थे, जिसमें भक्ति रस और वात्सल्य रस अलग से ऐड किया गया था। तो वो कौन कौन से 9 रस हैं, अगर आपको याद है तो आप यहीं पर ही उस चीज को लिख सकते हो कि श्रृंगार रस था, और कौन सा था? शोक, ऐसे ही हर्ष, हास्य रस, ठीक है, करुण रस, वात्सल्य, भक्ति रस,
ठीक है, इस तरह से हमारे 11 रस थे जिनको हमने पढ़ा था। तो रस आपको जब अनुभव होंगे तभी आप उस चीज को क्या बता सकते हो, फील करके बता सकते हो कि हाँ इस चीज में हमको इस रस की अनुभूति हुई है। ठीक है, जैसे एक अद्भुत रस भी होता है इसमें, ठीक है। तो ये रस जो होते हैं, ये रस हमको इमोशंस देते हैं, हमें भाव बताते हैं कि हमारे अंदर कैसा भाव चल रहा है। तो जैसा भाव चलेगा हम उसी तरह से हमारी क्या करते हैं, रचना करते हैं, उसी तरह से हम काव्य लिखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा भाव सौंदर्य। दूसरा पॉइंट है विचार सौंदर्य। तो विचार सौंदर्य में क्या होता है, आपका विचार कि आपने किस विचार से लिखा है। विचारों की उच्चता से काव्य में गरिमा आती है। अगर आपका विचार उच्च है, अगर आपकी सोच उच्च है, आप बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज को विचार करके लिख सकते हो, तो इससे आपके काव्य में क्या आती है, गरिमा आती है। मतलब आप जो आप लिखना चाहते हो, जिस चीज को बताना चाहते हो, वो बहुत अच्छे तरीके से सामने प्रेजेंट होती है। गरिमापूर्ण कविताएं प्रेरणादायक भी सिद्ध होती हैं। जो गरिमापूर्ण आप कविताएं अगर लिखते हो तो वो क्या करती हैं, दूसरों को प्रेरणा देती है। आपका जितना अच्छा विचार होगा उसमें उतना ही अच्छा गरिमा आएगा, मतलब उसमें उतनी ही अच्छे आपके भाव निकल के दिखेंगे। जब भाव निकल के दिखेंगे तो सामने वालों को क्या मिलेगा, उससे प्रेरणा मिलेगी, सीखने को मिलेगा। और जिसके विचार ही बिल्कुल बेकार से हैं, अगर वो लिख देगा तो सामने वाले को भी वो क्या देगा, वैसे ही विचार देगा, तो वो इतने ज्यादा प्रेरणादायक नहीं होंगे। तो आपके जितने विचार अच्छे होंगे आप उतना ही अच्छा लिख पाओगे। उत्तम विचारों एवं नैतिक मूल्यों के कारण, उत्तम विचारों और नैतिक मूल्य यानी कि जो सोशल नैतिक मूल्य हैं कि कौन सी चीजें कैसे करनी चाहिए, उनसे रिलेटेड के कारण कबीर रहीम के दोहे से जीवन की व्यवहारिक शिक्षा, अनुभव एवं प्रेरणा मिलती है। हम कबीर के दोहे पढ़ते हैं, हम रहीम के दोहे पढ़ते हैं, इनसे हमको क्या सीखने को मिलता है, इनसे हमको हमारे डेली लाइफ में जो उन्होंने अनुभव बताए हैं उनसे हमको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जो दोहे हैं वो बोलते हैं जैसे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। तो ये क्या है, ये उन्होंने कुछ अपने तरफ से कुछ विचार थे उन्होंने बताए, और अब हम उनको क्या करते हैं, अपने जीवन में डालते हैं कि भाई जो काम कल करना है उसको आज ही कर लेना चाहिए, कल पे नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे साथ काम टाइम टू टाइम हो जाता है, नहीं तो फिर क्या हो जाता है, देर हो सकती है। तो इस तरह से उन्होंने कुछ लिखा और वो हमने अपने जीवन में उतार लिया। तो इसलिए अगर आपके विचार उच्च होंगे तो आप उसको बेहतर तरीके से लिख पाओगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, मैथिली शरण गुप्त। अब इन किसी की कविता बताई गई है उदाहरण के तौर पर कि मैथिली शरण गुप्त की जो कविता में है उसमें आपको क्या दिखेगा, राष्ट्रीयता दिखेगी और देश प्रेम आदि का विचार सौंदर्य दिखेगा। तो हर किसी का अपना अपना पॉइंट होता है, हर कोई अपने अपने तरीके से विचारों के साथ लिखता है। तो मैथिली शरण गुप्त जो थे वो उनमें क्या दिखाते थे, देश प्रेम की भावना और राष्ट्रीयता, यानी कि वो देश से रिलेटेड अपने अंदर सारे विचार रखते थे। जैसे दिनकर जी ने अपने काव्य में क्या बताया, सत्य, अहिंसा और मानवीय मूल्य रखना चाहिए। तो ये क्या है, उनके विचार हैं, जैसे उनके विचार थे उसी तरह से उन्होंने उनकी रचना की थी। नेक्स्ट देखते हैं नाद सौंदर्य। नाद सौंदर्य यानी कि आपको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। जब कविता कैसी लगे, कर्णप्रिय लगे, मतलब कानों को अच्छी लगे, सूदिंग लगे, आकर्षक लगे, मतलब देख के ही मजा आए पढ़ने में, ठीक है, वैसी होनी चाहिए। संगीतमय लगे, मतलब उसको आप संगीत की तरह गा गा के बोल पाएं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वो सब किस वजह से होता है, वो सब होता है हमारे नाद सौंदर्य की वजह से। ठीक है, तो जब आप कोई चीज बहुत ही कर्णप्रिय लग रही है, आपको देख के अच्छा लग रहा है, पढ़ रहे हो, आपको मजा आ रहा है, उसमें आपको एक संगीत वाला भी फील आ रहा है, तो वो चीज हमको क्या लगती है, नाद सौंदर्य। और ये होना चाहिए किसी भी काव्य में। अगर आप इस तरह से यूज कर रहे हो तो उसके अंदर नाद सौंदर्य होगा, तो आप उसको बहुत अच्छे से बोल भी पाओगे, आप उसको अच्छे से कंठस्थ भी कर पाओगे, आप उसको याद भी कर सकते हो। अगर आकर्षक ही नहीं लगेगी, कानों को अच्छी नहीं लगेगी, सुनने में मजा नहीं आएगा, तो आप उसको इतना अच्छे से नहीं ले पाओगे। तो नाद सौंदर्य होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अब ये नाद सौंदर्य कैसे आता है। नाद सौंदर्य जो है वर्णों की बार बार आवृत्ति, वर्णों की बार बार आवृत्ति यानी कि अनुप्रास अलंकार, है ना। हमने पढ़ा था ना, अनुप्रास अलंकार में हम वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो उससे क्या होता है, एक फ्लो बनता है, जब हम बोलते हैं तो उससे एक अच्छा लगता है। तो ये होना चाहिए वर्णों की आवृत्ति यानी कि अनुप्रास अलंकार। जैसे हम क्या करते थे, च च च की अगर एक साथ आ रही है तो वहां पर हम क्या बताते थे, किसी भी चीज को हम बार बार एक ही वर्ण को अगर बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उससे हमको नाद सौंदर्य देखने को मिलेगा, यानी उसमें आनंद देखने को मिलता है। तथा विभिन्न अर्थ वाले एक ही शब्द के बार बार प्रयोग से, विभिन्न अर्थ वाले एक ही शब्द के बार बार कौन सा है कि विभिन्न अर्थ वाला और शब्द एक ही। जैसे हम क्या बोलते थे,
कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, तो यहाँ पे कनक कनक ऐसे बोला है, तो कनक कनक बोलने में कैसा सुंदर सा लग रहा है। तो वहां पर क्या था, शब्द एक था लेकिन उसके अर्थ अलग अलग थे। तो ये वाला कौन सा अलंकार है, ये है हमारा यमक अलंकार, है ना, जिसमें एक ही शब्द होता लेकिन हर बार उसका अलग अलग अर्थ होता था। तो ये दोनों चीजें होने से भी क्या है, हमारे अंदर नाद सौंदर्य आ जाता है कि किसी भी चीज में अगर आप देखते हो इस तरह से चीजें, तो आप उसको फ्लो के साथ पढ़ते हो, और जब फ्लो के साथ पढ़ते हो तो आपको उसमें आनंद आता है, और वो एक क्या कहलाता है, हमारा नाद सौंदर्य कहलाता है। तो कविता में क्या आ जाता है, नाद सौंदर्य का समावेश होता है। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्या है आपका, लास्ट है अप्रस्तुत योजना। अप्रस्तुत योजना क्या होती है, जैसे मान लो आप बोल रहे थे, जैसे सादृश्य जो हम ले रहे थे कि सादृश्य यानी कि जब आप कोई चीज किसी से कंपेयर करवा रहे हो, तो जो कंपेयर करवा रहे हो वो बिल्कुल वैसी ही उसके जोड़े के साथ होनी चाहिए। जैसे आप बोल रहे हो चांद सा मुखड़ा, तो अब चांद सा मुखड़ा है वो ठीक है, अगर आप चांद सा पैर बोल दोगे तो क्या वो सही रहेगा, नहीं, क्योंकि पैर का चांद से कंपेयर ठीक नहीं लग रहा है। तो जब आप किसी चीज को सादृश्य दिखा रहे हो तो वो दोनों एक कैटेगरी की लगनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चांद सा बोल रहे हो और बता अपने पैर के लिए रहे हो, या चांद सी नाक बोल दो, तो वो नहीं हो पाएगी ना, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ऐसा हमको नहीं रखना होता है, हमको उनके गुणों के आधार पर ही उसके साथ सादृश्य बिठाना चाहिए। देख लेते हैं क्या है। कवि विभिन्न दृश्यों, विभिन्न रूपों तथा तथ्यों को क्या बताते हैं, मर्म स्पर्शी, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट तरीके से उस चीज को बताना चाहते हैं, और हृदयगाही बनाने के लिए अप्रस्तुतों का सहारा लेते हैं। अप्रस्तुतों मतलब जो हमारे पास बाकी के जो चीजें हैं, यानी अपने फीलिंग्स को हम क्या करते हैं, बाहर की चीजों से उसको कनेक्ट करके बता रहे हैं। जो बाकी के जो हमारे अंदर के कुछ चीजें अगर हमारे अंदर चल रही हैं, उनको अगर हम दिखाना चाहते हैं और उसको हम किसी दूसरी वस्तुओं से कंपेयर करवाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अप्रस्तुत कहते हैं। तो अप्रस्तुतों का हम सहारा लेते हैं। अप्रस्तुत योजना में, जो अप्रस्तुत योजना है, ये योजना होती है, क्या होती है, पूरी की पूरी योजना होती है कि आप अगर बोल रहे हो किसी के साथ कि चांद सा मुखड़ा या झील सी आंखें, तो ये अगर आप चीजें बोल रहे हो तो इसके लिए क्या करना है, ये एक योजना होती है। तो इसकी योजना में आपको क्या देखना है, उपमेय। उपमेय यानी कि जिसकी तुलना कर रहे हो, उपमेय हेतु जिस उपमान की, जिससे आप उसकी तुलना कर रहे हो, पहली चीज। प्रकृत हेतु जिस अप्रकृत, प्रकृत यानी कि जो प्रकट है उसका दूसरी जो प्रकट नहीं है, जिसके बारे में आप उसका कंपेयर करवाना चाहते हो, वो। और प्रस्तुत हेतु जिस अप्रस्तुत की योजना, जो चीज आपके अंदर प्रस्तुत है आप उसको किसी दूसरी चीज के साथ बताना चाहते हो, यानी ये बात एक ही है कि जिस चीज का आप दूसरी चीज से कंपेयर करवा रहे हो वो क्या होना चाहिए, वो सादृश्य अवश्य होना चाहिए, यानी कि काम आना चाहिए। ऐसा नहीं कंपेयर करवाओ तो वो बिल्कुल एक कैटेगरी के होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि आप कंपेयर तो करवा रहे हो लेकिन आप जो दूसरी चीज ले रहे हो वो बिल्कुल अलग ही है, उसके अंदर जो गुण है वो बिल्कुल अलग ही है। तो ये योजना इस तरह से नहीं होना चाहिए। अप्रस्तुत योजना का हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। क्लियर। तो ये हो गए हमारे काव्य सौंदर्य। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के, वो है काव्य स्वादन। काव्य स्वादन क्या होता है, जब आप काव्य को पढ़ते हो तो उसमें स्वाद आना बहुत जरूरी है। स्वाद मतलब कि आपको आनंद आना चाहिए। तो आनंद कैसे आएगा, आप उसको जब बार बार पढ़ते हो, आप उसको बार बार समझते हो, तो उससे आपको क्या आ जाता है, आनंद आ जाता है। जैसे दोहे हैं, आप दोहे को एक बार पढ़ते हो, 2 बार पढ़ते हो, 3 बार पढ़ते हो, जब आप उसको बार बार पढ़ते हो तो आपको याद हो जाता है। और जब आप उसको याद हो जाता है तो आप उसको कैसे बोलते हो, बहुत गा गा के अलग अलग वेरिएशंस में उसको आप बोलते हो। तो जब आप काव्य को पढ़ते हो तो उसके अंदर क्या आना चाहिए, स्वाद आना बहुत जरूरी है। तो कविता का आस्वादन उसके अर्थ ग्रहण में है। और ये चीज कब आएगी, स्वाद तभी आएगा जब आपको उसका अर्थ समझ में आएगा। जब आपको अर्थ समझ में ही नहीं आएगा तो आप अपने अंदर वो फीलिंग्स ही नहीं ला पाओगे, और अगर फीलिंग्स नहीं आएगी तो आप उस फीलिंग्स के साथ उसको गा ही नहीं पाओगे। तो सारी चीजें भाव के अंदर है, मतलब पद्य काव्य अगर हम समझें तो जो आपके अंदर है वैसा ही आप उसको बाहर से दिखा देते हो। तो इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ हमको ग्रहण करना है कि हम इसमें क्या समझ रहे हैं। अगर आप जैसा समझोगे आप उसी तरीके से उसको बोल के बताओगे। तो ये चीज होना चाहिए। अतः पहले शब्दों का हमें क्या देखना है, मुख्य अर्थ समझना, यानी अभिधा जो है मुख्य अर्थ है उसको समझना है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। और
काव्य स्वादन के लिए कविता को बार बार सस्वर हमको पढ़ना आवश्यक होता है। आपको कविता को बार बार पढ़ना होगा, तभी आप उस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? काव्य के भेद। काव्य के भेद भी होते हैं, बिल्कुल। काव्य बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। तो काव्य में दो भेद होते हैं, एक होते हैं श्रव्य यानी सुनने वाले, एक होते हैं दृश्य। तो श्रव्य और दृश्य दो प्रकार के होते हैं, जिसमें श्रव्य के भी दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श्रव्य के दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य जिसमें प्रबंध करके बनाया गया होगा, और मुक्तक काव्य जिसमें कुछ चीजें मुक्त होकर किस तरह से दिखाई जाती हैं उसको समझते हैं। प्रबंध काव्य, सोचो क्या होता है। प्रबंध काव्य जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य और तीसरा है आख्यानक गीतियां। ठीक है, आख्यानक गीतियां, ये तीन तरह के इनके पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं किसको? हमारे महाकाव्य को। महाकाव्य, जब आप कोई चीज किसी के बारे में बता रहे हो, यानी किसी नायक या नायिका के बारे में, यानी कि किसी के भी बारे में जब आप बता रहे हो, तो उससे रिलेटेड आप पूरा का पूरा उसका जितना भी उसका जीवन में जो जो चीजें हुई, जब आप उसको पूरी तरीके से डिटेल में बताते हो, उसको हम कहते हैं महाकाव्य। तो महाकाव्य को समझेंगे, फिर खंड काव्य को समझेंगे, और दोनों से रिलेटेड अगर आपको अंतर पूछा जाता है तो उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि अगर अंतर आ जाता है 1 या 2 मार्क्स में तो हम उसे आराम से लिख सकें। ठीक है, तो महाकाव्य क्या होता है? प्राचीन आचार्यों के अनुसार महाकाव्य में जीवन का व्यापक रूप में चित्रण होता है। जो भी जिसके बारे में भी आप बता रहे हो, उसके पूरे जीवन का चित्रण होता है, यानी उसके जीवन में कब से कहाँ तक, एंड तक क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें हम बताते हैं, उसको हम महाकाव्य कहते हैं। इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध है। ठीक है, इतिहास प्रसिद्ध है। इसका नायक उदात्त और महान चरित्र वाला होता है, यानी जिसके बारे में आप बता रहे हो महाकाव्य में, वो कोई ना कोई फेमस होगा, इसीलिए उसके बारे में बताया जा रहा है, तो वो उदार चरित्र वाला होगा और महान व्यक्तित्व वाला होगा, ऐसा व्यक्ति होगा। इसमें वीर, श्रृंगार तथा शांत रस में से कोई एक रस जो है वो प्रधान होता है, और बाकी के जितने भी रस होते हैं वो क्या होते हैं? गौण होते हैं। यानी जब आप महाकाव्य देखोगे तो महाकाव्य में आपको 3 रस में से कोई एक रस मिलेगा। वो कौन कौन सा रस है? वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस। ठीक है, इन 3 रस में से कोई एक रस आपको मिलेगा, और बाकी के जितने भी रस हैं वो आपको कैसे दिखेंगे? निहित होंगे, यानी कि वो गौण होंगे, आपको मेन रस वो नहीं दिखेंगे। यानी जब आप वो महाकाव्य पढ़ रहे होंगे तो आपको उसमें या तो वीर रस दिख रहा होगा, या श्रृंगार रस दिख रहा होगा, या फिर शांत रस दिख रहा होगा। बाकी के रस उसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा महाकाव्य। कौन कौन से ऐसे महाकाव्य हैं वो भी हम देख लेते हैं। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य कौन कौन से हैं? पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, उर्वशी और लोकायतन, ये कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। ठीक है, तो महाकाव्य संपूर्ण किसी भी मानव का क्या करते हैं? संपूर्ण चरित्र चित्रण उसमें दिखाते हैं, तो इसे हम महाकाव्य कहते हैं। नेक्स्ट आता है खंड काव्य। नाम से समझो खंड काव्य। खंड मतलब जब हम किसी के क्या कर देते हैं? खंड, यानी कि किसी को हम बांट देते हैं टुकड़ों में। तो जब महाकाव्य में क्या था? किसी व्यक्ति के बारे में पूरा ही उसके बारे में चरित्र चित्रण कर दिया गया था। और खंड काव्य में क्या होता है? किसी व्यक्ति के बारे में, या किसी नायक या नायिका के बारे में, या किसी भी महान व्यक्ति के बारे में आप उसके जीवन का कोई एक अंश बता रहे होते हो, या उसके जीवन की कोई एक घटना बता रहे हो। भाई आपके जीवन में तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन आप जब उसके किसी एक घटना के बारे में जब बताते हो, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे बालकांड जो था वो लिया गया था, किस जगह से लिया गया था, या जैसे हमने सूरदास की जो देखे थे कि उद्धव के साथ कैसे वो बातें कर रही थी, तो ये क्या था? पूरा एक कहीं से काव्य था, उसमें से कुछ खंड निकाल के हमको उसके बारे में बताया, मतलब कुछ एक घटना के बारे में बताया। अदरवाइज वो बहुत बड़ा होगा, लेकिन हमको उसमें से कुछ एक खंड बता दिया कि इस तरह से ये चीजें हुई थी। तो खंड काव्य महाकाव्य में से कोई एक छोटा सा पार्ट निकाल के उसको डिटेल में बताया जाता है। तो खंड काव्य में क्या होता है? नायक के जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर, व्यापक चित्रण यानी कि पूरे स्थान पर क्या कर देते हैं? उसके किसी एक पक्ष के अंश को या रूप का चित्रण किया जाता है, यानी किसी एक घटना का या किसी एक अंश का चित्रण किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? खंड काव्य कहते हैं। खंड काव्य में
अपनी पूर्णता होती है। तो खंड काव्य ऐसा नहीं कि आपको अधूरा दिखेगा, खंड काव्य भी अपने आप में पूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि हम उसमें कोई एक घटना ले रहे हैं, तो जो घटना लोगे आप उसको पूरा डिटेल में दिखाओगे। जैसे आपने परशुराम और लक्ष्मण और राम का जो संवाद देखा होगा, तो वहां पर भी क्या हुआ, कोई एक छोटी सी चीज थी जिसके बारे में बताया गया था, तो वो पूरा कंप्लीट हुआ था। ऐसा नहीं था कि वहां पे आपको आधा देखने को मिला कि अरे इसमें अब आगे क्या होगा। वो एक घटना थी और वो घटना एक अंश हमको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि कैसे परशुराम जी ने लक्ष्मण जी के साथ जो है वो वार्तालाप की थी, बहुत उनके दोनों के बीच में क्रोध हो गया था। तो ये क्या था, छोटा सा एक पार्ट लेके उसको डिटेल में बताया गया था। तो इस तरह से आप खंड काव्य यानी कि किसी एक अंश या एक घटना के बारे में बताते हो। क्लियर? अब ऐसे ही कौन कौन से खंड काव्य थे वो देख लेते हैं। पंचवटी, जयद्रथ वध, नहुष, सुदामा चरित, पथिक, गंगावतरण, हल्दी घाटी आदि हिंदी के कुछ क्या है, प्रसिद्ध खंड काव्य हैं। तो आप इसमें से 2-3 नाम याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं आख्यानक गीतियां। आख्यानक गीतियां क्या होती हैं उसको समझ लेते हैं। महाकाव्य और खंड काव्य, ठीक है, महाकाव्य खंड काव्य से भिन्न होती है, जिसमें पद्यबंध कहानी का नाम आख्यानक गीति है। यानी कि इसमें ना तो खंड काव्य होगा ना ही आपका महाकाव्य होगा, उन दोनों से थोड़ा सा भिन्न होता है। इसमें क्या दिखाते हैं, इसमें किसी की वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम, करुणा आदि की प्रेरक घटना चित्रों का कथा में कही जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको कोई किस तरह से मिलेगा, कोई एक चीज जो है जिसमें वीरता, साहस, प्रेम ये सब चीजें दिखा रहे होंगे और वो एक कविता के जैसा भी लग रहा होगा, जिसमें आपको चित्रों का समावेश मिलेगा, यानी चित्र दिखते होंगे। और इसकी भाषा कैसी होती है, सरल, स्पष्ट और रोचक होती है। जैसे कि आपने झांसी की रानी वाली अगर आपने देखी होगी, तो उसमें क्या दिखाते हैं, उसमें ना तो वो एक तरह से कविता दिखती है, मतलब थोड़ा थोड़ा कविता वाला फील भी आता है, लेकिन उसको जब हम पढ़ते हैं तो वो हमको कैसी लगती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी कोई घटना है उसके बारे में ही बताया जा रहा है। लेकिन उसको हम कैसे बोल सकते हैं, उसको हम गा गा के बोल सकते हैं ना। तो इस तरह से होती हैं हमारी आख्यानक गीतियां। तो इसमें झांसी की रानी, रंग में भंग, विकट भट्ट आदि ऐसी रचनाएं होती हैं। तो ये खंड काव्य और महाकाव्य से अलग होती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको वीरता, साहस और ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और रोचक होती है, कथा के तौर पर होती है, इसमें चित्रों का समावेश होता है। अब बात आती है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। तो महाकाव्य में क्या होता है, आप किसी भी नायक या नायिका के संपूर्ण घटना का चित्रण करते हो और यहाँ पर क्या करते हो, किसी एक अंश का चित्रण करते हो। ठीक है, ये क्या होता है, ये अपने आप में बहुत विशाल होता है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ये बहुत ही सीमित होता है। ये भी अपने आप में पूर्ण होता है महाकाव्य, और खंड काव्य भी अपने आप में पूर्ण होता है। तो इस तरह से आप अपने महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बता सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के बाद क्या आता है, मुक्तक काव्य आता है। मुक्तक काव्य क्या होता है उसको समझते हैं। फिर इसके भी 2 पार्ट होते हैं। मुक्तक काव्य महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न प्रकार का होता है। क्यों होता है वो देखो। इसमें एक अनुभूति यानी कि एक फीलिंग होती है, एक भाव या कल्पना का चित्रण होता है। किसी एक अनुभूति का होगा, किसी एक भाव का होगा, किसी एक कल्पना का होगा। इसमें महाकाव्य, खंड काव्य जैसी धारावाहिकता नहीं होती है। धारावाहिकता मतलब कि जैसे हम सीरियल देखते हैं तो उसमें आता है ना कि अभी गुस्सा है, फिर अभी हंसी वाला माहौल है, अभी फिर एक्साइटमेंट हो रहा है, अभी फिर मार धाड़ हो रही है। तो क्या होता है, एक धारावाहिकता यानी सीरियल क्या होते हैं, उसमें डे बाय डे कुछ चलता रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे खंड काव्य महाकाव्य में ये दोनों चीजें चलती रहती है, बट मुक्तक में क्या होता है, आपका एक ही फील चल रहा होता है। अगर एक भाव है तो एक भाव के बारे में ही चल रहा होगा, एक अनुभूति चल रही है तो एक अनुभूति ही कंटिन्यूअसली चलती होगी। ठीक है, धारावाहिकता न होने पर भी वर्ण विषय अपने में पूर्ण होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत सारे पार्ट्स ना होते हुए भी ये अपने आप में पूर्ण होता है, क्योंकि इसमें आप जब एक भाव दिखा रहे हो तो उस एक भाव के बारे में आप बहुत अच्छे से उस भाव को ही कंटिन्यू करके उसको कंप्लीट बताते हो। प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है। इसमें जो भी छंद होता है वो स्वतंत्र होता है। जैसे कबीर, बिहारी, रहीम के दोहे तथा सुर और मीरा के पद, ये सब क्या हैं, ये सब इसी के अंदर आते हैं। क्योंकि जब आप कबीर के दोहे पढ़ रहे हो तो उसके एक दोहे में आपको एक ही भाव देखने को मिलेगा कि भाई इसमें ये वाला भाव दिखा रहे हैं। उसमें एक साथ ऐसे धारावाहिकता नहीं होती कि भाई अब ये चीज होगा, अब ये चेंज होगा, अब ये चेंज होगा। मुक्तक होते हैं मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। आपका एक दोहा तो अलग बताएगा तो दूसरे दोहे में आप
सडनली दूसरे भाव को दिखा रहे होंगे। तो जो चीज मिल रही है आप उस टाइम पे उसमें एक ही भाव, एक ही अनुभूति दिखाते हो। क्लियर। नेक्स्ट, इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें इसमें दो प्रकार होते हैं। पहला है पाठ्य मुक्तक और दूसरा होता है गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक जब आप उसको पढ़ के बोलते हो, देखते हैं कैसे। इसमें विषय की प्रधानता रहती है। आप जो लिख रहे हो, क्या विषय पर लिख रहे हो, किस सब्जेक्ट पर लिख रहे हो, उसकी प्रधानता होती है। किसी में किसी प्रसंग को लेकर भावानुभूति का चित्रण होता है और किसी में किसी विचार अथवा रीति का वर्णन किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, किसी प्रसंग में आपको किसी की भावानुभूति, मतलब आप क्या भाव अनुभव कर रहे हो, आप भाव कौन से ला रहे हो, उसके बारे में चित्रण किया जाता है। या फिर किसी के विचार या रीति, यानी कौन क्या किसके बारे में सोच रहा है, उसके बारे में अगर आप बताते हो। अब देखो, मुक्तक में जो ये पाठ्य मुक्तक है, तो पाठ्य मुक्तक में क्या होता है, आप जो लिख रहे हो, जो भी आपके सामने जो लिखा हुआ है, उसको आप दो तरीके से लिखोगे। या तो आप क्या भाव, आपके अंदर क्या चल रहा है उसको सोचते हुए लिखते हो, या आपके अंदर कौन से विचार चल रहे हैं उन विचारों को सोच के जब आप लिखते हो, तो वो होते हैं हमारे पाठ्य मुक्तक। अब पाठ्य मुक्तक में क्या क्या आते हैं? कबीर, तुलसी, रहीम के भक्ति, नीति के दोहे, बिहारी, नती राम, देव आदि की रचनाएं जो हैं इस कोटि में आती हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पाठ के तौर पर पढ़ के बताते हैं और ये एक दूसरे से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है गेय मुक्तक। ये क्या होते हैं? इसे गीति या प्रगीति भी कहा जाता है। ठीक है, प्रगीति काव्य भी कहते हैं। ये अंग्रेजी के लिरिक, ठीक है, लिरिक का समानार्थी है, यानी उसके जैसे ही हम इसको बोल सकते हैं। लिरिक यानी कि जब हम किसी गाने में लिरिक देखते हैं ना, उसी तरह से इसको ले सकते हैं। इसमें भाव प्रवणता, यानी कि इसमें इमोशंस होने चाहिए। आत्म अभिव्यक्ति, यानी आप कैसा अभिव्यक्त कर रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं वो। सौंदर्यमयी कल्पना, किस तरह का सौंदर्य आपके अंदर चल रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। संक्षिप्तता, बहुत ही शॉर्ट और स्वीट दिखनी चाहिए, मतलब आप जो बोल रहे हो वो बहुत ही कम शब्दों में सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए। साथ ही साथ क्या होनी चाहिए, संगीतात्मकता की प्रधानता होती है। तो गेय में क्या होना चाहिए, गेय में गीति, यानी कि गाकर आप जब आप किसी पद को बोल सकते हो, गाकर आप किसी चीज को बता सकते हो, वो कहलाते हैं हमारे गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक जिसमें आप पढ़कर किसी चीज को बताते हो, गेय मुक्तक में आप उसके साथ साथ क्या करते हो, उसको गा के सुनाते हो, तो वो होता है गेय मुक्तक। उदाहरण देख लेते कौन कौन से ऐसे होते हैं। तो तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई के पद आदि सभी क्या आते हैं, इसी कोटि में आते हैं। तो ये आज हमने क्या समझा, आज हमने काव्य के बारे में वो सारी चीजें समझी जो उससे रिलेटेड होती हैं। कि आपको पता होना चाहिए कि एक काव्य में महाकाव्य क्या होता है, खंड काव्य क्या होते हैं, मुक्तक क्या होते हैं, कौन से श्रव्य होते हैं, किस तरह से हम जब किसी काव्य को पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी थी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते, छोटे छोटे से आपको एक एक मार्क्स में अंतर पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि सादृश्य विधान क्या होता है। तो आपको अगर पता होगा तो आप उसे इजीली बता पाओगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा जो पद्य का जो काल है उसको पढ़ना शुरू कर देंगे कि कौन कौन से काल आए थे और उनमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, कौन कौन से कवि आए थे और कौन कौन सी रचनाएं हुई थी। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।